कभी भी किसी के भी फोन में भी वीडियो कॉल पे एक बड़ा अधिकारी आता है पुलिस का और बोलता है कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है, पुलिस आपको कभी भी गिरफ्तार करने आ सकती है। आपको कभी कोई कॉल नहीं आएगा। अगर ऐसा कॉल आता है तो आपको चलिए, आजकल जेनजी जो है वो कुछ भी घटना घटती तुरंत मोबाइल में वीडियो बना लेते हैं। क्या पुलिस ऐसे वक्त पे जेनजी या किसी व्यक्ति का या हमारा मोबाइल चेक कर सकती है? एआई टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रहा है आज की डेट पे। सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि एआई तकनीक से आप केवल एक काम कर सकते हैं और वो ये कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जाता है पुलिस थाने, उसे एफआईआर दर्ज कराना होता है, लेकिन एफआईआर दर्ज वो करा नहीं पाते। अच्छा, आपको लगता है कि आप थाने भी नहीं जा सकते तो आप ऑनलाइन एफआईआर कराइए, लेकिन लोगों को लगता है कि केवल ऑनलाइन एफआईआर करा देने से एफआईआर हो गया। ऐसा नहीं है। आपको 3 दिन के अंदर पुलिस के खिलाफ कुछ आम आदमी कर सकता है? पुलिस में ड्यूटी करना, पुलिस में काम करना वो व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है जो उसमें काम कर रहा है। तो अगर रात के समय पुलिस घर पहुंच जाए, दरवाजा खटखटाए और आपकी गिरफ्तारी करने आ जाए? सूर्यास्त के बाद गिरफ्तारी को लेकर बीएनएसएस में प्रोविजन ये है कि इसमें एक महिला की गिरफ्तारी आप सूर्यास्त के बाद नहीं कर सकते। चलिए, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ लिख लेता है। के लिए आईटी एक्ट काम करता है। लोगों को आईटी एक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। आईटी एक्ट जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है, वो स्पेशली इसीलिए बनाया गया है कि अगर आप अच्छा, इन 17 सालों में ऐसा कौन सा पल था जो आपको आज भी याद आता है? कि आप अपने करियर में अगर राज्य के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होते हैं। 2025 में आपको बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल राज्य अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया। रात को लगभग 11:30 बजे मुझे फोन आया। चलिए, व्हाट्सएप में किसी को गाली देना या धमकी देना, क्या ये अपराध की श्रेणी में आता है? अगर वो स्क्रीनशॉट मेरे पास रखा है। पुलिस किसी दूसरे व्यक्ति को झापड़ मार सकता है? देखिए, थप्पड़ मारना, अगर पड़ोसी रोज परेशान करता है, गाली देता है या धमकी देता है, तो कानूनी तौर पर पहला कदम क्या होना चाहिए? इस मामले में आपको शादी का वादा और बाद में विवाद, किस स्थिति में यह मामला अपराध बन जाता है और किस स्थिति में नहीं बनता है? अगर वो फिजिकल रिलेशन रेप की श्रेणी में नहीं आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों को तो फिल्मों ने बिगाड़ रखा है हालांकि, और सीरियलों ने भी बिगाड़ रखा है। जब किसी को फांसी की सजा दी जाती है तो जब पहले पूछा जाता है कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? नमस्कार, मैं हूं अंकिता शर्मा और अनफिल्टर्ड बातों में आपका स्वागत है। क्या पुलिस आपके पूछे बिना आपका मोबाइल चेक कर सकती है? क्या बिना एफआईआर के आपको गिरफ्तारी हो सकती है? क्या कानून जो तमाम चलाया जा रहा है राज्य भर में, देश भर में, वो कानून कितना ज़रूरी है आपके लिए? इन तमाम सवालों का जवाब देंगे एक ऐसे शख्स जो पिछले 17 सालों से लॉ को पढ़ा रहे हैं। आखिर ये बताएंगे कि किस तरह से कानून चल रहा है देश में और किस तरह की कानून की आवश्यकता है। राज्य अलंकरण सम्मान से भी सम्मानित 2025 में हो चुके हैं भूपेंद्र जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में राज्य अलंकरण सम्मान से सम्मानित आप होते हैं। ये आखिर इतने दिनों का जो सिलसिला था, ये कैसा रहा और कैसा लगा आपको अलंकरण पाकर? वर्ष 2012 में मेरी नियुक्ति सहायक प्राध्यापक के रूप में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में हुई और उसके बाद लगातार 17 वर्षों तक मैंने विधि के क्षेत्र में काम किया। कई पुस्तकें लिखी, कई आर्टिकल्स भी लिखे और मेरा एक ही उद्देश्य था कि लोगों को कानून के प्रति जागरूक करना। आवश्यकता आज जो है, और वो इसलिए भी है क्योंकि लोगों को ये लगता है कि केवल साक्षरता की आवश्यकता है, और मैं ये मानता हूँ कि आपको विधिक साक्षरता की ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आप अपना कानून जानते हैं, आप अपने अधिकार जानते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। इसलिए मैं लंबे समय तक कानून के क्षेत्र में कार्य करता रहा और वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुझे मेरे कार्यों के लिए राज्य अलंकरण प्रदान किया गया। अच्छा, कानून की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में आता है जेनजी, और जेनजी जो प्रोटेस्ट जो हुआ था, इसे किस रूप में देखते हैं? क्योंकि आगे भी प्रोटेस्ट लगातार अब चलते आ रहा है, किस रूप में देखते हैं और कैसे लगता है क्या ये लॉ जो निकल कर आया है इसको लेकर क्या ये सही है? देखिए, एक बहुत सामान्य बात है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी आज़ादियों से ऊपर होती है। अगर आप देखेंगे तो प्रेस कमीशन का रिपोर्ट भी ये कहता है कि जिस देश में बोलने की आज़ादी नहीं है वहाँ पर बाकी आज़ादियों का कोई मतलब नहीं। अब महत्वपूर्ण ये है कि आप जो अभिव्यक्ति कर रहे हैं उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है।
पहली बात। दूसरी बात, हम क्या केवल अधिकारों की ही बात करेंगे? क्या देश के संविधान में अधिकारों की ही बात की गई है? मैं ये मानता हूँ कि अधिकार के अलावा कर्तव्यों की भी बात की गई है। तो हमें कर्तव्यों पर भी बात करनी चाहिए, अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। और जहाँ पर आप अभिव्यक्ति की बात करते हैं और वो अभिव्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर को अगर बिगाड़ती है, तो निश्चित रूप से उस पर रोक लगाई जा सकती है। तो बिल्कुल अपने अधिकारों की मांग की जा सकती है, पर उसका अपना एक तरीका है। और उस दायरे के भीतर जो आर्टिकल 19(1)A में स्पेसिफिकली डिफाइन है और उसके रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19(2) में है, उन दायरों के भीतर आप अपनी अभिव्यक्ति को प्रयुक्त कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रयुक्त कर सकते हैं। क्या इसके पहले भी कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ? क्योंकि जब हम भी स्कूल में थे या कॉलेज में थे तो कभी ऐसे प्रदर्शन कभी करते भी थे तो आके वहीं टीचर्स आके मना कर देते थे, लेकिन अब ये वृहद रूप में ले चुका है। देखिए, आजकल की जो जनरेशन है वो अपने अधिकारों को लेकर काफ़ी जागरूक है। इसके पीछे कारण है, आपकी और हमारी जो जनरेशन थी वो मोबाइल से काफ़ी दूर थी, और आज की जो जनरेशन है वो जन्म के साथ ही मोबाइल के साथ चल रही है। तो उनको सारी जानकारियाँ पता है, सारी चीज़ें पता है। पर एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है कि आप केवल मोबाइल से ही सारी जानकारी को हासिल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, बात यह है कि आज सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कनेक्टिविटी जो है, लोगों के साथ जुड़ने की जो कनेक्टिविटी का जो कंसेप्ट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसलिए बच्चे जुड़ते चले जाते हैं और अधिकारों की मांग होती ही है। चलिए, बच्चे मोबाइल से जुड़ तो रहे हैं, लेकिन आजकल जो नियम कानून जो मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप में जो ज्ञान बट रहा है उसे किस रूप में देखते हैं? क्या कितना सही है वो ज्ञान? नहीं, देखिए, कुछ लोग केवल व्यू बढ़ाने के लिए, या अगर मैं ये कहूँ कि व्यू नहीं बढ़ रहे हैं तो लाइक्स बढ़ाने के लिए कुछ भी बात कर लेना, कुछ भी बता देना। तो अगर आप इस तरीके का कोई नॉलेज देखते भी हैं तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पहले आप उसे किसी लॉ एक्सपर्ट से कंफर्म करिए। अगर आप लॉ एक्सपर्ट से कंफर्म नहीं कर सकते हैं तो आप किसी एक सामान्य जो पुस्तक होती है उस पुस्तक के माध्यम से आप उसको कंफर्म करिए, और उसके बाद ही आप उस पर बात करिए। क्योंकि मोबाइल में आने वाले सारे रील्स और वीडियो जो होते हैं वो बहुत ऑथेंटिक नहीं है, कुछ हद तक बहुत सारी चीज़ें ऑथेंटिक भी है। अच्छा, आपने कानून को अपने कैरियर के रूप में क्यों चुना? एक्चुअल में मैं बेसिकली लॉ के फील्ड में कभी आना ही नहीं चाहता था। मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी था। ओह, मैंने बीएससी मैथमेटिक्स के साथ पास की, और उसके बाद मुझे मेरा कानून से बहुत दूर दूर तक कोई नाता भी नहीं था। पर ऐसा होता है कि कई बार परिस्थितियां आपको उस जगह पर ले आती है जहां पर आपने आने के लिए सोचा भी नहीं। सोचा भी नहीं होता। तो ऐसा हुआ। वास्तव में मैं एमएससी फॉरेंसिक साइंस में करना चाहता था। उस समय मेरे दिमाग में एक हुजूम था कि नहीं, फॉरेंसिक साइंस में एमएससी करनी है, और वो मुझे एमएससी में एडमिशन मिला नहीं। ओह, तो फिर मुझे किसी एक सर ने बताया कि अगर तुम फॉरेंसिक साइंस ही पढ़ना चाहते हो तो तुम लॉ कर लो। लॉ में एक पेपर है फॉरेंसिक साइंस, उसको तुम एलएलबी के साथ पढ़ लेना तो तुम्हारे मन की संतुष्टि हो जाएगी। और जैसे ही अच्छा। मैंने लॉ में एडमिशन लिया तो फिर मेरे दिमाग की परतें खुलती चली गई और मैं इस रास्ते पे बहुत आगे बढ़ गया और आज इस पड़ाव पर हूँ। मतलब पीएचडी भी हो गया, आपके जी। अंदर शोध भी चल रहा है। जी जी जी, ये तो यानी सब। मतलब वही कहते हैं कि आपको परिस्थितियां कहाँ लेकर आएगी ये आप भी तय नहीं कर सकते। अच्छा, इन 17 सालों में ऐसा कौन सा पल था जो आपको आज भी याद आता है? निश्चित रूप से वो एक ही पल है जब जिसकी शुरुआत ही आपने की थी कि आप अपने करियर में अगर राज्य के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होते हैं तो ये आपके करियर में बहुत बड़ी बात होती है। और मैं भी वो मेरे लिए एक अविस्मरणीय क्षण है। कैसा लगता है जब आपके लिखे पुस्तक को जब यूनिवर्सिटी अपने पाठ्यक्रम में जोड़ता है और बच्चे उसे स्टडी करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं, कैसा लगता है उस वक्त आपको? देखिए, ये एक अपने आप में बड़ा गर्व का क्षण है कि जब बच्चे क्लास में बैठे हैं, आप ही पढ़ा रहे हैं और आप ही की पुस्तक बच्चे लेके बैठे हैं, तो उनके लिए, और दूसरे बच्चे दूसरे जो ज़िले हैं वहाँ के बच्चे पूछना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आखिर कौन टीचर हैं, कौन है। तो ये बात तो बहुत बेहतर है कि बच्चों को मैं ये बहुत क्लियरिफाई कर सकता हूँ कि बेटा जो चीज़ पुस्तक में लिखी है उसको ही मैं और उससे बेटर तरीके से मैं आपको क्लासरूम में भी बता रहा हूँ। लेकिन मेरा एकमात्र उद्देश्य यही रहा कि बच्चे पुस्तक को पढ़कर बहुत आगे बढ़ें, आगे पहुँचे और अपने राज्य का नाम रोशन करें। सर, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है बाकी अदर फील्ड पे या आपके फील्ड पे भी हो सकता है कि जो हम पढ़ते हैं वो फील्ड में यूज़ नहीं आता है। क्या ऐसा लॉ कानून विशेषण में भी है? बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा सा हमारे यहाँ पर एक शिक्षण व्यवस्था में एक व्यवस्था है, स्पेशली जब आप किसी प्रोफेशनल सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज अलग होते ही हैं। सामान्य रूप से जैसे कि अगर आप जब आप वकालत
LLB जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप जो प्रोसीजर लॉ पढ़ते हैं और जब आप उसको प्रैक्टिकल में जाकर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कोर्ट में, तो आपको समझ आता है कि थोड़ा सा डिफरेंस तो है। लेकिन वही चीज़ है कि एक्चुअल में जो थ्योरीज है वो आपके बेस को क्लियर करने के लिए बताई जाती है और उसी के ऊपर प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, तो वो चीज़ों में थोड़ा अंतर तो आता है। अच्छा, एक शिक्षक और एक विधि विशेषज्ञ, दोनों भूमिकाओं में अंतर क्या है? शिक्षक जब आप होते हैं तो आपका दायित्व तो बड़ा होता है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि बच्चे आप पर भरोसा करते हैं, बच्चे आपकी बात सुन रहे होते हैं और आप पर दायित्व है कि आपको हर बच्चे को उसके बेहतर मुकाम तक पहुंचाना है। ये एक नैतिक दायित्व तो है ही और ये हर शिक्षक का होना भी चाहिए। लेकिन जब बात विधि विशेषज्ञ के रूप में आती है, तो जैसे कि एज ए लॉ एक्सपर्ट अगर मैं मेरे से कोई अखबार या कोई न्यूज़ चैनल पूछता है तो मैं उसको सिर्फ उतनी ही बात बताऊंगा जितनी उन्होंने मुझसे पूछा है। लेकिन हाँ, वो एक एथेंटिसिटी रहेगी कि उनकी बात को मेरी बात से सपोर्ट मिलेगा। हाँ। बस यही एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में। चलिए, जिम्मेदारी जो आप निभा रहे हैं 17 सालों से, आगे विधि विशेषज्ञ के रूप में भी आएंगे, क्या जिम्मेदारी ये ऐसे ही चलते रहेगा, क्या शिक्षक के रूप में रहेंगे आप आगे? मेरा बिल्कुल सपना है कि मैं अपने मृत्यु के क्षण तक सिर्फ पढ़ाना ही चाहता हूँ और इसके अलावा मैं कुछ नहीं करना चाहता। और अगर बच्चे भरोसा करते हैं आप पर तो आपका दायित्व तो बड़ा होता है और उसको ईमानदारी से और शिद्दत से निभाना महत्वपूर्ण है। चलिए, 2025 में आपको बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल राज्य अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया। जब आपको पता चला, उसमें पहला दिमाग में क्या ख्याल आया और कैसा लगा आपको? थोड़ी देर पहले ये बात मेरे जहन में ज़रूर आई थी कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। एक्चुअल में रात को लगभग 11:30 बजे मुझे फ़ोन आया। मैं उस रात उतने जल्दी नॉर्मली सोता नहीं हूँ, लेकिन फ़ोन आया और मुझे पता चला कि आपको इस सम्मान के लिए चयनित किया गया है। तो निश्चित रूप से कुछ समय के लिए तो मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली थी। बहुत समय तक तो मुझे ये भी लगा कि शायद मैं सपने में हूँ। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से एक बहुत जब आप किसी मुकाम पर पहुँचते हैं तो आपको लगता है कि आपकी मेहनत सफल हुई। जो सम्मान होता है वो एक जिम्मेदारी लेकर आता है। क्या ये जिम्मेदारी आगे किस तरह से आप निभाएंगी? ये बहुत कठिन सवाल है और जब आप किसी सम्मान से या किसी अलंकरण से सम्मानित होते हैं तो आपकी बातों में वज़न आना ज़रूरी है, क्योंकि सभी लोग आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं और बहुत हद तक के आपका दायित्व भी बढ़ता है, समाज के प्रति भी बढ़ता है, क्योंकि सम्मान केवल ले लेने से आपका दायित्व ख़त्म नहीं हुआ है, अब आप पर दायित्व ज़्यादा बड़ा है और समाज के लिए आपको काम करने का, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ काम करना बचा है। सोसाइटी के लिए भी करना है, बच्चों के लिए भी करना है, राज्य के लिए भी करना है। बैरिस्टर ठाकुर जी और आज के जो विधि के विद्यार्थी हैं, इन दोनों के बीच में किस तरह का अंतर आप देखते हैं और आपको क्या दोनों में आखिर संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि आज की यंग जनरेशन जो है वो सुविधाओं के साथ पैदा हुई है और जब आप सुविधाविहीन जगह पर पैदा होते हैं तो आप संघर्ष करते हैं और जब आप संघर्ष करते हैं तो उस समय जब आपके नाम की इबारत लिखी जाती है तो वो स्वर्ण अक्षर में होती है। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जी केवल लॉ ग्रेजुएट नहीं थे, वो संविधान सभा के सदस्य भी रहे और छत्तीसगढ़ बरार क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे और छत्तीसगढ़ क्षेत्र से वो पहले बैरिस्टर थे और उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री भारत से नहीं बल्कि विदेश से प्राप्त की थी। तो वो जो जज्बा था उस समय में जब देश गुलामी की स्थिति में है और आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो जज्बा आज की युवा पीढ़ी में थोड़ा कम दिखाई देता है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, परंतु कम तो है। लेकिन मैंने वही कहा कि आप सुविधाओं के बोझ तले जब दबते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सुविधा आपको पंगु बना देती है। चलिए, आज आम आदमी को किन अधिकारों की जानकारी होना सबसे ज़रूरी है? क्योंकि देखो, कानून तो बन चुका है लेकिन कानून की जानकारी हमें होती नहीं है, जिस वजह से हमें बार बार उसको लेकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे कौन से अधिकार हैं जिसे आम आदमी को सबसे पहले पता होनी चाहिए? देखिए, इसमें जो मूल रूप से जहाँ मैं समझता हूँ कि आपको अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, वो तो ये होनी चाहिए कि पुलिस कब आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, पुलिस आपसे कब पूछताछ कर सकती है। उसके अलावा अगर कोई आपकी सब भूमि पर कब्जा कर लेता है तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। इसके अलावा कि क्या कोई आपको अगर मान लो मोबाइल फ़ोन में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या डिजिटल माध्यम से परेशान कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए।
और बैंकिंग फ्रॉड को लेकर आज जो अवेयरनेस की बात है जिसमें सरकार भी काम कर रही है वो भी महत्वपूर्ण है। तो ये सब जानकारियाँ होना बहुत ज़रूरी है। ये ऑनलाइन फ्रॉड बहुत चल रहा है आजकल। कभी भी किसी के भी फ़ोन में भी वीडियो कॉल पे एक बड़ा अधिकारी आता है पुलिस का और बोलता है कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है, पुलिस आपको कभी भी गिरफ्तार करने आ सकती है। इससे आज की युवा इस फ्रॉड से कैसे बचे? बहुत सामान्य सी बात है कि पुलिस कभी आपको वीडियो कॉल नहीं करती, गिरफ्तारी के लिए वीडियो कॉल नहीं करती। आपको बैंक कभी कॉल नहीं करता कि आपका अकाउंट में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। आपको कभी कोई कॉल नहीं आएगा। अगर ऐसा कॉल आता है तो आपको तुरंत साइबर सेल को और एक जो उन्होंने एक अपना जो टोल फ्री नंबर दे रखा है उस पर आपको कॉल करके इस बारे में जानकारी देनी चाहिए और अपनी किसी भी जानकारी को साझा नहीं करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आजकल की जनरेशन तो खैर यंग जनरेशन इस बात को अच्छे से जानती है, लेकिन आप देखेंगे थोड़ा सा जो ओल्डेस्ट जनरेशन है उन लोगों के साथ में थोड़ा सा ये घटना ज़्यादा घट रही है। तो उनको भी थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है कि आपको अगर पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो सबके लिए कॉमन है कि अगर कोई एक ऐसा वीडियो कॉल आ रहा है जिसको आप नहीं जानते उसको बिल्कुल आप मत उठाइए। चलिए, आजकल जेनजी जो है वो कुछ भी घटना घटती तुरंत मोबाइल में वीडियो बना लेते हैं, कुछ भी, और तुरंत वो वायरल भी हो जाता है। क्या पुलिस ऐसे वक्त पे जेनजी या किसी व्यक्ति का या हमारा मोबाइल चेक कर सकती है? देखिए किसे अधिकार है ऐसा? देखिए इसमें हमको पहले समझना पड़ेगा कि आखिर पुलिस क्यों है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, पुलिस इसलिए है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। और किसी मोबाइल से वीडियो बनाकर वायरल, देखिए होता क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, कहीं पर भी अगर हिंसा होती है या कहीं कुछ होता है तो आप देखते होंगे वहाँ पर सबसे पहले बल्क में मैसेजेस भेजने की व्यवस्था बंद हो जाती है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है ताकि अफवाहें फैलाई ना जा सके। और जब आपको मूल रूप से ये जो पुलिस की एक्टिविटी जो हो रही है वो इसलिए हो रही है कि अफवाह ना फैले या कोई गलत चीज़ दूसरों तक ना पहुंच जाए। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो ड्यूटी है, एक्चुअल में हम लोग उस तरफ सोच ही नहीं रहे कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सबसे बड़ा प्रश्न है, जिम्मेदारी है, वो बड़ी चीज़ है। उसको मेंटेन करना, उसको व्यवस्था बनाकर रखना, वो हम उस पहलू की तरफ कभी देखते नहीं। मैंने ये कहा ना कि हम केवल अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। हमको अपने कर्तव्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए, एआई टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रहा है आज की डेट पे। क्या आने वाले समय में न्याय व्यवस्था की एआई टेक्नोलॉजी है, क्या वो बदल सकती है? एक्चुअल में जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का न्याय प्रणाली में उपयोग को लेकर एक मसौदा तैयार किया। और उस मसौदे को जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जहाँ पर जोखिम वाला निर्णय लेने की बात होगी कि क्या ये व्यक्ति दोबारा अपराध करेगा, क्या ये व्यक्ति को बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, क्या इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ों का निर्णय एआई को नहीं लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि एआई तकनीक से आप केवल एक काम कर सकते हैं और वो ये कर सकते हैं कि आपको ड्राफ्टिंग तैयार करनी है तो आप उससे कर लीजिए। अगर आपको प्रेसिडेंट चाहिए, पूर्व निर्णय चाहिए या रूलिंग्स चाहिए कोर्ट की, वो आप उससे मांग लीजिए। ये सारी चीज़ें आप एआई से कर सकते हैं, लेकिन जो कार्य न्यायपालिका का प्रॉपर है या किसी न्यायाधीश का है उसको एआई के माध्यम से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर आप लायबिलिटी कैसे तय करेंगे। कितना फायदेमंद है एआई हमारे लिए? निश्चित रूप से विज्ञान का सीधी सी बात है, प्रारंभिक नियम है कि जहाँ पर वो आपको अगर अधिकार दे देता है तो वो आपके लिए अभिशाप भी है। तो ये दोनों चीज़ों पे आज एआई को लेकर अगर हम बात करते हैं ना, तो एआई या जितनी भी चीज़ें हैं इसमें आजकल बच्चे जो है वो बहुत सारी चीज़ों को पहले से ही जानने की कोशिश करते हैं। तो आज एक शिक्षक के लिए क्लास में पढ़ाना कठिन है। क्योंकि बच्चा पहले से पढ़ के आ गया है, बच्चा पहले से वीडियो देख के आ गया है। तो आपके पास ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो एआई के पास नहीं है या जो वीडियो अवेलेबल नहीं है। तो ये तो टीचर्स की थोड़ी कठिनाई होगी। ऑब्वियसली ये बिल्कुल कठिनाई, और आने वाला समय और कठिन होने वाला है। ये इतना आसान नहीं होगा कि अगर आप एक शिक्षक हैं और क्लास में जाकर पढ़ाते हैं और अगर आप एक यंग जनरेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं रोज़ और हमेशा, तो निश्चित रूप से वो आपसे ज़्यादा जान रही है और आपसे ज़्यादा पढ़ रही है। अब आप कितना बेहतर उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कितना बता सकते हैं, वो एक महत्वपूर्ण बात है। सर, ऐसे में तो जानकारी आपके पास भी उतनी है, जानकारी उनके पास भी उतनी है। नहीं, तो उस जानकारी को कैसे फॉरवर्ड कर रहे हैं, कैसे आप बता रहे हैं, ये तो टीचर्स पर डिपेंड करेगा। फिर एक्चुअल में देखिए क्या है, आजकल की यंग जनरेशन के साथ एक प्रॉब्लम और है कि वो शॉर्टकट पे बिलीव करती है। अच्छा, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब देखिए, बच्चा ये चाहता है कि वो पास हो जाए बस। टीचर ये चाहता है कि वो पास तो हो ही जाएगा, मैं उसके बेस को क्लियर कराऊं, ताकि वो उसके लिए वो एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है। टीचर के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो उस एग्जाम के लिए तो उसको प्रिपेयर कर ही देगा, वो उसको कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना चाहता है।
और उसके लिए पुस्तकों की ज़रूरत होती है। और आज की जनरेशन पुस्तक नहीं पढ़ना चाहती, पीडीएफ पढ़ना चाहती है। और पीडीएफ में आपको क्या मिलेगा? एक पुस्तक में जो चीज़ लिखी है वो महत्वपूर्ण है। तो शिक्षक को अध्ययन करना अब दायित्व तो बन गया है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, तब आप बेहतर पढ़ा पाएंगे। चलिए, कानून तो बन चुका है, लेकिन कहा जाता है कि कानून इतना पेचीदा है कि उसे समझना मुश्किल होता है। तो क्या लगता है किस स्तर पर हमें कानून को सुधार करने की आवश्यकता है? नहीं, देखिए, कानून में सुधार की आवश्यकता नहीं है। कानून हमेशा जो जब भी बनते हैं वो एक प्रॉब्लम को लेकर बनते हैं, और ऐसे ही एक दिन में कोई कानून नहीं बनता, उस पर मंथन होता है। मंथन होने के बाद में वो, अगर राज्य का कानून है तो विधानसभा में प्रस्तुत होगा, उस पर प्रश्न पूछे जाएंगे, आप जवाब देंगे। अगर केंद्र का कानून है तो केंद्र लोकसभा में प्रस्तुत होगा, राज्यसभा में प्रस्तुत होगा, समिति के पास जाएगा, उस पर मंथन होंगे, उसके आउटपुट्स क्या निकलेंगे, इस पर बात होती है। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमको ये नहीं समझना चाहिए कि कानून बनने के बाद समस्या खत्म हो गई है। हमको ये समझना चाहिए कि उस कानून को बनने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किस तरीके से हो, प्लस दूसरा, वो कानून लोगों तक कैसे पहुँचे, उनको पता तो चले कि इस तरीके का कोई कानून भी है। एक्चुअल में क्या हुआ है, शहरी क्षेत्रों में हम लोगों को बहुत कुछ बता चुके हैं और वो लोग देख भी चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में जिसके लिए वो कानून बना था, जो ग्रामीण इंटीरियर क्षेत्र तक, हम अभी तक वहाँ थोड़ा सा नहीं पहुँच पाए हैं। मतलब ग्रामीण स्तर पर अभी भी सुधार की जरूरत है। 100% वो कानून वहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता है। चलिए, कोई भी व्यक्ति जाता है पुलिस थाने, उसे एफआईआर दर्ज कराना होता है, लेकिन एफआईआर दर्ज वो करा नहीं पाते, कभी पुलिस नहीं करती या कभी जानकारी कम होने के अभाव में वो करा नहीं पाते। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति को किस किस कानून की जानकारी हो जिससे वो एफआईआर दर्ज करा सके? देखिए, एक्चुअल में अभी क्या है, जो बीएनएसएस में जो अभी प्रोविज़न चेंज हुए हैं, स्पेशली एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को लेकर, जिसे हिंदी में प्रथम सूचना प्रतिवेदन कहते हैं, उसमें यह है कि या तो आप अपने क्षेत्र के थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके साथ घटना किसी क्षेत्र में घटी है और आप वहाँ से भागकर एक सेफ जगह गए हैं और वहाँ के निकटतम थाने में जाकर दर्ज करा रहे हैं, तो वहाँ के पुलिस वाले या वहाँ का पुलिस का जो आपका भारसाधक अधिकारी है, थाने का भारसाधक अधिकारी, वो आपको ये कहता है कि आप अपने क्षेत्र में ही इसको, जहाँ पर घटना घटी वहाँ करिए। एक्चुअल में बीएनएसएस में अभी प्रोविज़न है कि अब आपको क्षेत्र नहीं देखना है, जहाँ पर आप एफआईआर दर्ज कराने के लिए कंफर्टेबल है आप वहाँ करा सकते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि आप थाने भी नहीं जा सकते ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन एफआईआर कराइए, लेकिन लोगों को लगता है कि केवल ऑनलाइन एफआईआर करा देने से एफआईआर हो गई, ऐसा नहीं है। आपको 3 दिन के अंदर फिजिकली थाने में जाकर उस पर सिग्नेचर करके आना होगा, वरना वो ऑनलाइन एफआईआर जो है उसी समय खत्म हो जाएगी। अब एक आप थाने में जाते हैं, वहाँ पर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या जो भी एफआईआर लिख रहा है वो ये कहता है कि नहीं, मैं नहीं लिखूंगा, तो आपको संबंधित एसपी को इसकी लिखित आप एफआईआर को भेजने, आप उस एफआईआर को एसपी के पास लिखित में भेज सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप दर्ज करा सकते हैं, ये पावर है। चलिए, ये तो हुआ आम आदमी के अधिकार। अगर पुलिस एफआईआर नहीं कर रही तो पुलिस के खिलाफ कुछ आम आदमी कर सकता है? नहीं, देखिए, ये तो एक बड़ा टेक्निकल प्रश्न है कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप पुलिस को केवल पुलिस वाले या वर्दी वाले नज़रिए से मत देखिए। पुलिस में ड्यूटी करना, पुलिस में काम करना, वो व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है जो उसमें काम कर रहा है। एक्चुअल में उनके ऊपर सबसे बड़ा दबाव ये है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का राइट यहाँ पर नहीं है। यहाँ एक आम आदमी के पास वो वाला राइट नहीं है। तो क्या बिना एफआईआर के पुलिस किसी की गिरफ्तारी कर सकती है? ऑब्वियसली हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई घटना घटी है और वह उसकी जानकारी अगर पुलिस को मिलती है तो वो एफआईआर दर्ज भले ही बाद में होगी, लेकिन पहले उस घटना के संबंध में जो संबंधित एक्यूज्ड है, जो व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध किए जाने की सूचना मिली है, उसको पहले पकड़ना इंपॉर्टेंट है। बाकी फॉर्मेलिटीज़ तो हो ही जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि पहले एफआईआर ही दर्ज होगा तभी पुलिस जाकर गिरफ्तार करेगी, ऐसा नहीं है। चलिए, बिना एफआईआर के गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो अगर रात के समय पुलिस घर पहुंच जाए, दरवाजा खटखटाए और आपकी गिरफ्तारी करने आ जाए, क्या ये स्वाभाविक है? देखिए, सूर्यास्त के बाद गिरफ्तारी को लेकर बीएनएसएस में प्रोविज़न ये है कि इसमें एक महिला की गिरफ्तारी आप सूर्यास्त के बाद नहीं कर सकते, और अगर आप सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी फीमेल को गिरफ्तार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से परमिशन चाहिए। देन आपके पास एक महिला पुलिस अधिकारी होनी चाहिए जो गिरफ्तार कर सके। मैंने फिर कहा कि
ये हर बार तथ्य का प्रश्न होता है, परिस्थितियों का प्रश्न होता है कि गिरफ्तारी करना और घर में उस समय पहुंचना कितना आवश्यक है। जैसा कि मैंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक बहुत बड़ा विषय है, और अगर पुलिस को ये लगता है कि अगर आज गिरफ्तारी नहीं हुई तो हो सकता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर जो है ये बिगड़ सकता है, तो इसके लिए वो गिरफ्तारी हो सकती है। और ऑब्वियसली देखिए क्या होता है, अगर आप गलत गिरफ्तारी करेंगे, मान लो पुलिस गलत तरीके से गिरफ्तार करती है, तो आपने देखा होगा हाई कोर्ट खुद कई बार फटकार लगाती है कि आपने गिरफ्तारी गलत की है। तो हाँ। वो चीज़ें उनको भी पता है कि हमको हमारा लिमिट क्या है। चलिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ लिख लेता है, आजकल ये बहुत देखने को मिलता है। ऐसे स्थिति में ये अपराध कब बनता है? देखिए क्या होता है, एक कंसेप्ट है मानहानि जिसे हम डेफेमेशन कहते हैं। वो इस तरीके से काम करता है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी सत्य घटना को बता रहे हैं तो वो अपराध नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप किसी असत्य घटना को बता रहे हैं और असत्य घटना को आप लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं, चाहे आपने अखबार में लिख दिया, सोशल मीडिया पर लिख दिया, तो वो निश्चित रूप से किसी व्यक्ति की मानहानि है अगर वो गलत है तो। और उसके लिए भारतीय न्याय संहिता में दंड का प्रावधान है, निश्चित रूप से वो एक अपराध है। लेकिन अब जैसे कि कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि एआई कंटेंट से वीडियो बना लिया और उसको वायरल कर दिया। ये बहुत चल रहा है आजकल। इसके लिए आईटी एक्ट काम करता है। लोगों को आईटी एक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। आईटी एक्ट जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है, वो स्पेशली इसीलिए बनाया गया है कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से किसी भी तरीके का अगर इस तरीके का मिसयूज़ करते हैं तो वो ऑफेंस की श्रेणी में आएगा। चलिए, व्हाट्सएप में किसी को गाली देना या धमकी देना, क्या ये अपराध की श्रेणी में आता है? निश्चित रूप से अपराध है, सवाल ही नहीं है। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर वो स्क्रीनशॉट मेरे पास रखा है जिसमें आपने गाली दी थी, हाँ। या वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, तो मैं उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता हूँ और न्यायालय उसे वेरीफाई करवा कर एज ए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट कर भी सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 2023 है, उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को बढ़ावा इसीलिए मिला है और फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा इसीलिए मिला है, इस तरीके के एविडेंस को यूज़ किया जा सके। अच्छा ठीक है, ये तो रहा। क्या कोई व्यक्ति या पुलिस किसी दूसरे व्यक्ति को झापड़ मार सकता है? क्योंकि बहुत बहुत क्वेश्चन ही मैं जब निकल के आया, जब मैंने पूछा लोगों से, तो बोले ये क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, क्या कोई किसी पुलिस वाला किसी को थप्पड़ मार सकता है? देखिए, थप्पड़ मारना अधिकार है या नहीं, ये हो सकता है एक जांच का विषय हो, ये चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन एक सामान्य परिस्थिति में जहाँ पर जो पुलिस के पास जो अधिकार की हम बात करें, जैसा मैंने आपसे कहा कि पुलिस के पास ये अधिकार ऐसे लिखित रूप में या कानूनी रूप में तो नहीं है कि वो झापड़ मार सकते हैं। लेकिन फिर मैंने आपसे कहा कि परिस्थितियाँ डिपेंड करती है कि आप उस समय क्या क्या कर रहे हैं, क्या अपराध कर रहे हैं। अगर आप पुलिस वाले को ही काम करने से रोक रहे हैं, आप पुलिस वाले को कुछ कह रहे हैं या पुलिस के काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस समय झापड़ मारना गलत नहीं है, मैं ये मानता हूँ। चलिए, क्या बिना वजह पुलिस आपको थाने बुला सकती है? नहीं, पुलिस के पास इतना समय है नहीं कि पुलिस बिना वजह आपको थाने बुलाए। पुलिस जब भी बुलाएगी उनके पास एक सॉलिड वजह होगी। और आजकल क्या हो गया है कि लोग थोड़े से अवेयर ज़्यादा हो गए हैं, तो आजकल पुलिस थाने में जो लोग हैं वो सामान्य रूप से नहीं जाते, वो जाते हैं किसी वकील के साथ। अक्सर वकील के साथ पहुंचते हैं कि भाई मुझे थाने बुला रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए। तो पुलिस को भी पता है कि किस व्यक्ति को कब थाने बुलाना है, किस कारण से बुलाना है। बिना किसी कारण के किसी को भी नहीं बुलाया जा सकता, स्पेशली महिला को तो बिल्कुल नहीं बुलाया जा सकता। चलिए, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और मेरे पास आया था जो आपसे पूछने मुझे कहा गया, अगर पड़ोसी रोज परेशान करता है, गाली देता है या धमकी देता है, तो कानूनी तौर पर पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, जैसे मान लीजिए आपका पड़ोसी है, आपको परेशान कर रहा है, बार बार आपको धमकी दे रहा है, गाली देने की कोशिश कर रहा है, तो इस मामले में आपको तुरंत इसकी सूचना अपने निकटतम थाने को दे दी जानी चाहिए। सबसे पहली बात, मैं आपको वो कानून की पेचीदगियों में नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ और सिंपल तरीके से कर रहा हूँ ताकि ये बात समझ में आ जाए कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई पड़ोसी है, वो आपके साथ गाली गलौज करता है, आपको कुछ उल्टा सीधा कहता है या आपके भूमि में प्रवेश कर लेता है, आपके घर में घुस जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में एक तो चीज़ जो है सबसे पहली ये है कि अगर आपके साथ मारपीट हो रही है तो एक तो सेल्फ डिफेंस का राइट है आपके पास, लेकिन सेल्फ डिफेंस के राइट की भी अपनी एक लिमिट है। दूसरा, आपको इसकी सूचना तुरंत
तुरंत पुलिस थाने में देनी चाहिए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि 112 का जो नंबर है वो बेहतर तरीके से काम करता है। अब तुरंत कॉल करेंगे तो सारी बातें लगभग ठीक हो सकती है। चलिए, प्रेम प्रसंग, शादी का झांसा, शादी का वादा और बाद में विवाद, किस स्थिति में यह मामला अपराध बन जाता है और किस स्थिति में नहीं बनता है? सेक्शन 69 BNS एक नई धारा है जो इस बार जोड़ी गई है। इसमें स्पेसिफिकली जो प्रोविज़न है वो ये है कि यदि जो पुरुष है वो किसी महिला को ये कहता है कि वो फ्यूचर में उसके साथ विवाह कर लेगा, और विवाह उस और उसका इंटेंशन ये है कि वो ऐसा नहीं करने वाला है, वो जानता है इस बात को, और उस बीच उन हस्बैंड और उन दोनों के बीच में अगर फिज़िकल रिलेशन हो जाते हैं, तो अगर वो फिज़िकल रिलेशन रेप की श्रेणी में नहीं आते हैं तो यहाँ पर पनिशमेंट की बात है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में मैं ये मानता हूँ कि थोड़ी सी चीज़ों को यहाँ पर करेक्ट भी करना चाहिए था। कुछ हमारे यहाँ जो हमारे BNS में जो कुछ सेक्शंस है वो स्पेसिफिकली जेंडर बायस सेक्शन है। मतलब जेंडर बायस सेक्शन होने का मतलब ये है कि वो फीमेल की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में पुरुष को हमेशा और हर परिस्थिति में अपराधी मान लेना मुझे लगता है कि कुछ हद तक गलत भी है। मैं ये मानता हूँ, क्योंकि जहाँ पर आपसी सहमति से संबंध बनते हैं वहाँ पर आप अगर फ्यूचर में शादी करने से इनकार कर देते हैं तो उसे रेप की श्रेणी में अब नहीं रखा गया है। पहले ऐसा होता था कि वो रेप का मामला बन जाता था। अब सेक्शन 69 उसके लिए स्पेसिफिकली रखी गई है। चलिए, अगर पति पत्नी में झगड़ा हो और पत्नी या पति पुलिस को कॉल करे तो पुलिस की पहली कार्रवाई क्या होती है? पुलिस की पहली कार्रवाई सिंपल सी बात है। यहाँ पर पुलिस को कॉल करने के बजाय आपको सखी वन स्टॉप सेंटर पे कॉल करना चाहिए, 181 पे, ठीक है, क्योंकि अगर क्रुएल्टी हो रही है तो। दूसरी बात, अगर पुलिस को आपने कॉल किया तो पुलिस आपको बोलेगी आप थाने आ जाइए। थाने आने के बाद में आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। 100% यही होगा। ये एक तरीका है। मतलब पुलिस हो या कानून हो, वो ये चाहता है कि किसी का घर पहली बार में ही नहीं टूट जाना चाहिए। उनको आपसी सलाह मशवरे की करना आपस में आवश्यक है और वो समझाइश दी भी जाती है। क्या सोशल मीडिया पर किसी का स्कैमर और फ्रॉड या चोर कहना आपको कानूनी मुसीबत में डाल सकता है? निश्चित रूप से। अगर आपके पास इसके तथ्य सबूत है तो आप इस बात को कहिए। नहीं तो मैंने कहा कि अगर आप किसी को इस तरीके से कहेंगे जिसके लिए आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, और आप अगर ऐसा कहते हैं तो निश्चित रूप से वो अपराध है। चलिए, ये तो जनता के सवाल थे जो मैंने आपसे पूछा, जनता जो जानना चाहती थी। एक ऐसा कानून या एक ऐसा कानूनी अधिकार जो हर जनता को जानना ज़रूरी है, और ये जनता ये कहे उस अधिकार को जानकर ये कानून का अधिकार, ये मुझे पहले क्यों नहीं पता था। मैं एक्चुअल में कानूनी अधिकार पर बात करने के बजाय मैं एक फंडामेंटल राइट पर बात करूंगा। आर्टिकल 21 एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो जीवन जीने के अधिकार के साथ केवल जीवन जीने का अधिकार नहीं देता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, एक व्यक्ति को उसकी गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, और उसकी गरिमा को बनाए रखने का दायित्व किसका है? सरकार का, राज्य का है। दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा हरीश राणा का एक केस था जिसमें हरीश राणा एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया और कहा कि नहीं, इनको दया मृत्यु दे दी जानी चाहिए। तो कोर्ट ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की जान भी ले रहे हैं आप तो वो गरिमापूर्ण तरीके से ली जानी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। तो आपका केवल जीवन गरिमापूर्ण नहीं है बल्कि आपकी मृत्यु भी गरिमापूर्ण होनी चाहिए, ये आवश्यक है। तो आर्टिकल 21 एक ऐसा आर्टिकल है, जब देश में इमरजेंसी भी लगती है तो ये आर्टिकल कभी सस्पेंड नहीं होता। आपको अपने जीवन जीने के अधिकार में बहुत सारे अधिकार इंक्लूड मिलेंगे, चाहे वो राइट टू शेल्टर हो, राइट टू फूड हो, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी हो, राइट टू वाटर हो। तो ये सारे जो हमारे बेसिक नीड्स हैं वो इसी आर्टिकल के थ्रू हमको मिले हैं, और इसी आर्टिकल का इंटरप्रिटेशन अब इतना हो गया है कि सारे अधिकार, जितने भी अधिकार है जो आर्टिकल 21 को फुलफिल करते हैं, वो सब इसी में शामिल है। चलिए, ये बहुत अच्छी चीज़ बताया आपने कि जीने के साथ साथ मरने का भी एक अच्छे तरीके से मरना विशेष परिस्थितियों में। मतलब उसमें स्पेशली ये है कि डॉक्टर अगर इस बात का सर्टिफिकेट देते हैं कि इस व्यक्ति का जीवन अब नहीं बचाया जा सकता, और परिवार अगर चाहता है कि अब ये जीवन बचाया जाना संभव नहीं है, तब उनको वो मौत दी जा सकती है। उसमें मौत देने का कोई विषय नहीं है। सिंपल सी बात होती है कि आपको आपके सुरक्षा उपकरण हटा लिए जाएंगे, आपको दवाइयाँ और भोजन देना बंद कर दिया जाएगा, और आपको अपनी मौत जो नेचुरल डेथ है वो मरने दिया जाएगा। दूसरी कंट्रीज़ में क्या होता है? दूसरे कंट्रीज़ में एक्टिव यूथनेशिया है। आपकी ज़बान पर साइनाइड रख दिया जाएगा,
आपको मार दिया जाएगा। तो हम देखिए कितना सेंसिटिव मैटर है कि हम ये चाहते हैं कि हम आपको ऐसी तकलीफ से नहीं मारेंगे, हम आपको मृत्यु की इजाज़त दे रहे हैं, बहुत विशेष परिस्थिति में दे रहे हैं, हमेशा नहीं, बहुत हाँ। विशेष परिस्थिति में दे रहे जी। हैं, लेकिन उसमें व्यक्ति की गरिमा बनी रहनी चाहिए। अच्छा सर, इससे मैं एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगी, जब किसी को फांसी की सजा दी जाती है तो जब पहले पूछा जाता है कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, क्या ये इसमें भी ये राइट्स आते हैं ये? नहीं, ये देखिए कुछ बहुत सारी चीज़ों को तो फिल्मों ने बिगाड़ रखा है हालांकि, और अच्छा। सीरियलों ने भी बिगाड़ रखा है, लेकिन हाँ ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका, अब तो आप देखेंगे कि देश में लगभग फांसी वाला मैटर लगभग खत्म है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द, कोर्ट भी कहता है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में फांसी दी जाए। उसके पीछे कारण भी यही है, जैसा मैंने कहा कि जीवन बड़ा अमूल्य है और उस जीवन को बचाए रखना हमारा दायित्व। तो उसमें एक व्यक्ति जिसकी आप खुद देखिए क्या है, आर्टिकल 21 में एक वर्ड यूज़ किया है हमने, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अगर किसी व्यक्ति की जान भी आपको लेनी है तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर को आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो एक लॉ में एस्टेब्लिश होना चाहिए, ऐसा स्पष्ट है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो वो अपराध भी नहीं है, और निश्चित रूप से उस व्यक्ति के साथ ये बिहेव अगर आप कर रहे हैं तो वो एक मानवता का बिहेव है और वो होना भी चाहिए। चलिए, मानवता है और इसके चलते पूरा देश जो है इस मानवता के साथ ही चल रहा है। हमारे देश में जो दंड का जो सिद्धांत है वो सुधारात्मक सिद्धांत है। हम ये मानते हैं कि व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, उसकी परिस्थितियां उसको अपराधी बना देती है। हमने प्रतिशोधात्मक सिद्धांत को नहीं अपनाया कि अगर आपने चोरी की है तो हम आपके हाथ काट देंगे। हम प्रतिशोध की भावना के साथ काम नहीं कर रहे हैं, हम काम ये कर रहे हैं कि हम आपको मौका देंगे कि आप सुधरें, और मतलब सरकार भी ये चाहती कि आप सुधर कर समाज में वापस लौटें, इसीलिए। चलिए, इतना बेहतर कानून बना हुआ है कि सरकार भी आपको सुधारना चाहती है और कानून भी आपको सुधारना चाहता है। ये डिपेंड आप पर करता है कि आप कितना सुधरना चाहते हैं उस चीज को लेकर। सर, हमारे में रैपिड फायर क्वेश्चन होता है, एक शब्द 10 क्वेश्चन पूछूंगी, एक शब्दों में आपको आंसर देना है सभी क्वेश्चनों का। मैं कोशिश करता हूँ। जरूर। संविधान की वह एक बात जो हर भारतीय की जुबान पर होनी चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया। आपका पसंदीदा कानूनी व्यक्ति कौन है? जस्टिस चंद्रचूड़। आपके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार कौन सा है? जीवन जीने का अधिकार। विधि छात्र के लिए कौन सी एक किताब पढ़ना अनिवार्य है? भारत का संविधान। कोर्ट रूम में सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है, तर्क या आत्मविश्वास? मेरे हिसाब से आत्मविश्वास। न्याय में देरी, व्यवस्था की लाचारी या संसाधनों की कमी? देखिए, न्याय में देरी जो है ये व्यवस्था में कमी है, बस ये मैं मान सकता हूँ। युवा वकीलों के लिए आपकी एक सबसे बड़ी सलाह? अध्ययन करते रहिए, जितना अध्ययन करेंगे उतना बेहतर वकील बनेंगे। डॉक्टर भूपेन एक शब्द में अपने आप को कैसे परिभाषित करेंगे? एक साधारण सा विधि का शिक्षक, और कुछ नहीं। भारतीय कानून में यदि आपको एक चीज तुरंत बदलने का अधिकार मिले तो वह क्या होगा? तुरंत बदलने का अधिकार मिले तो शायद मैं इतना परिपक्व नहीं हूँ कि मैं किसी कानून में इतनी आसानी से कोई बदलाव कर सकूँ। वह कौन सी कानूनी अधिकार है जिसे जानकर आम आदमी कहे ये मुझे पहले क्यों नहीं पता था? जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि आपको गरिमा में मौत का अधिकार है विशेष परिस्थितियों में। चलिए, जो कानून की किताबें जो आप किताबों में जो पढ़ते आए थे अब वो किताबों तक नहीं रहा, अब वो आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ चुका है, जिससे आपको नई नई जानकारी मिल रहा है। ये तमाम जानकारी आज हमें दिया भूपेन जी ने। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उम्मीद है कि इन जानकारी आपके जीवन में सफलता लाएगी। थैंक यू।